सभी साथियों को नमस्कार। एमजीजीएस 2024 की एग्ज़ाम महज 3 दिनों बाद यानी कि 25 अगस्त को हम देने जा रहे हैं। आज हो गई है 22 अगस्त और साथियों अंतिम स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम हैं और इन स्ट्रेटेजीज के अंदर यहाँ आते आते काफ़ी हद तक एक जो खेमा बनता है, बहुत सारे लोग जो लास्ट मोमेंट में एक्टिव होते हैं। दी अचीवर्स चॉइस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ हम कोशिश पिछले 2 महीने से करते आ रहे हैं और हमारा प्रयास आप सभी के साथ अंतिम क्षण तक रहेगा साथियों, अंतिम क्षण तक। उसी प्रयास की इस स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले एक मेगा टेस्ट 4 का सॉल्यूशन हम यहाँ देखने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन में होगा क्या, ठीक वही बात की पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस का जो पेपर है वो हम यहाँ डिस्कस करने जाएंगे। 2 से 3 पार्ट में हम इसको देखेंगे। आज आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं जिसमें 1 to 41 तक के क्वेश्चंस हम देखेंगे एंड देन क्योंकि ऐसे सेशन बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा आप समझ सकते हैं कि मैनेज करते हुए सारी बातों को आप एक देखेंगे देन दूसरा देखेंगे और अपन अच्छे से इनको कवर कर लेंगे। यहाँ मैं साथ ही आपको जानकारी दे दूं कि अब का जो टाइम है ना, ये आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, उनमें होने वाली एरर्स, उन एरर्स के सॉल्यूशंस ये जितने ज्यादा देख सकते हैं देख लीजिएगा। अब कॉन्सेप्ट्स लर्न करने का टाइम बहुत ही कम रह गया है। खाली इतने से कॉन्सेप्ट्स देखे जा सकते हैं कि सर मेरा प्रेपोजिशन वाला थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है, बार बार प्रेपोजिशन गलत हो रहे हैं, तो ओनली आप प्रेपोजिशन पर काम कर सकते हो, है ना। आपका एक टॉपिक विशेष, 2 टॉपिक विशेष, 2 4 5 टॉपिक विशेष है, उन पर पर्सनल काम करो एंड देन आप होल टेस्ट के ऊपर काम करो। और साथियों में फिर से आपके साथी होने के नाते, इसी समुदाय का सदस्य होने के नाते आप सभी को बताना चाहूंगा कि दी अचीवर्स चॉइस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है, लगभग 15 मिनी टेस्ट, 4 मेगा टेस्ट, 5 ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स का सेट, ये सारे सब कुछ जो है विद द होल मटेरियल कि यदि आपको पर्सनल टॉपिक विशेष भी देखना है, टॉपिक विशेष के टेस्ट भी देखने हैं, तो इन सभी के साथ दी अचीवर्स चॉइस आपके साथ जुड़ा है। आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन दी अचीवर्स चॉइस और वहां 499 ओनली के अंदर ये सारा कंटेंट जो है अवेलेबल है, आप वहां ले सकते हैं। ओके साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ये पेपर हमें स्टार्टिंग टू एंडिंग कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला सवाल आपका होगा एक अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज के अंदर एक सरसरिक रीडिंग करनी है। सरसरिक रीडिंग आप समझना, एक जनरल रीडिंग करनी है कि हाँ, भले ही उसमें डूबना नहीं है, मान के चलना 50% पैसेज समझ नहीं आएगा, हालांकि एमजीजीएस पेपर का 80% पैसेज आपको समझ आएगा, ठीक है। 80% इजी गोइंग, ज्यादा टिपिकल नहीं होने वाला है। फिर भी मैं कह रहा हूं 50% समझ नहीं आएगा तो भी हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा एक जनरल रीडिंग कि द लस रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन आर होम टू एन एस्टोनिशिंग एरे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एस्टोनिशिंग एरे ये समझ नहीं आया, लेकिन मोटा मोटी समझ आ गया कि अमेजन फॉरेस्ट की बात हो रही है। वो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी मतलब जीव जंतु हैं, उनका एक घर है। मोटा मोटी इतना तो समझ आ रहा है। टॉवरिंग ट्रीज सम ओवर 200 feet tall form a dense canopy that shelters what is this focus myriad species को शेल्टर देती हैं, ऐसी डेंस कैनोपी तैयार करती हैं, एक सघन कैनोपी तैयार करती हैं। डिस्पाइट इट्स ब्यूटी द रेन फॉरेस्ट फेसेस ग्रेव थ्रेट्स फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये इसके थ्रेट्स कुछ ये सामने कर रहा है, बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन फिर भी डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज जैसी बातों का ये सामना कर रहा है। इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो देसी कम्युनिटीज हैं जंगलों में रहने वाली, हु हैव लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर फॉर सेंचुरीज, सालों से जो नेचर के साथ एक हार्मनी बनाए हुए रह रही हैं, नाउ स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड कल्चर। अब वो स्ट्रगल कर रही है अपने लैंड और कल्चर को बचाने के लिए। साइंटिस्ट वार्न दैट लॉसिंग even a fraction of the Amazon could have catastrophic effects। कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स रह सकते हैं। अमेजन का थोड़ा सा भी हिस्सा यदि हमने खोया तो इसका एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो सकता है। हम कैटास्ट्रोफिक का अर्थ इमेजिन कर सकते हैं, इसका मैं कहीं भी रियल सेंस की पूरे में बात नहीं करूंगा। हमें यहां डेवलप करनी है अगेन वो मेंटेलिटी, जिस मेंटेलिटी से आपको जो नहीं आ रहा है उस पर भी आप गैस बना लें कि क्या होता है। बिकॉज ये जिनको मीनिंग्स आती हैं, जो इंग्लिश के लोग हैं, वो तो पक्का कर ही जाएंगे।
लेकिन समस्या उन्हीं को आती है कि सर इंग्लिश से जुड़ाव नहीं है। फिर हम इसको कैसे समझे भाई? यदि आप जंगल का एक बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा खो रहे हो तो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट कोई फायदेमंद इफेक्ट तो होगा नहीं, समझ रहे हो? तो इस कैटास्ट्रोफिक का कुछ नेगेटिव अर्थ होगा, इतना मान के चलो। ऑन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, ग्लोबल वेदर पैटर्न्स के ऊपर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स, कंजर्वेशन के, वाटर कंजर्वेशन जैसे शब्दों से आप आइडिया लगा सकते हो कि व्हाट डज द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर crucial yet complex, requiring international cooperation and sustainable practices to ensure the survival of this vital ecosystem. इस विटाल इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए, बचाए रखने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की भी आवश्यकता है। मोटा मोटी आइडिया क्या लिया हमने? सर अमेजन फॉरेस्ट के बारे में बातें हो रही है, वो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज का सामना कर रही है। अमेजन फॉरेस्ट जो है, यह एक बात आई थी क्या कि अपनी ब्यूटी के बावजूद ये रेन फॉरेस्ट जो है फेसेस ग्रेव थ्रेट्स फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज जैसी बातों का ये सामना कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हल्का सा भी कुछ खोया हमने यदि, तो एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट वेदर कंडीशंस, वेदर पैटर्न्स के ऊपर पड़ेगा। तो मोटा मोटी जंगलों के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में इसमें बात हुई है। एक जनरल आइडिया लेने के बाद क्वेश्चंस रीड करें। आप 5 में से 2 से 3 सवाल तो यूं कर जाएंगे, और 1 से 2 सवाल हो सकता है, तीसरा तो रेयरली नहीं जरूरत पड़ेगी। उनके अंदर हमें सीरियस स्टडी के लिए इसके अंदर फिर से आना पड़ सकता है। तो हमने एक जनरल स्टडी कर ली, आइडिया लिया, आ जाओ जी। व्हाट आर द प्राइमरी थ्रेट्स टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट मेंशन्ड इन द पैसेज? प्राइमरी थ्रेट्स जो हैं वो क्या थे जो इस पैसेज के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में मेंशन किए गए थे? पॉल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, कहीं कोई शब्द देखने को नहीं मिला, है ना। डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज एक जगह आया तो था। पोचिंग एंड वाइल्ड फायर्स, जंगलों के लिए थ्रेट तो होते हैं लेकिन अपने पैसेज में इसकी कोई बात नहीं हुई थी। टूरिज्म एंड माइनिंग, जंगलों के लिए तो होता है खतरा लेकिन अपने पैसेज में इन शब्दों को आपने देखा ही नहीं होगा। तो देखे देखे से शब्द कौन से लगे? सर डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज लगे। बी इज द राइट आंसर इन फर्स्ट क्वेश्चन। पहले में बिल्कुल आपका बी सही जवाब है। आ जाइए दूसरे सवाल पर, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। वाई आर इंडिजिनस कम्युनिटीज स्ट्रगलिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इसमें देखो ये मेन शब्द क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें छांटना है, ठीक है। तो सवाल देख करके देखिएगा कि किस आंसर के अंदर हमें पैसेज वाले जो वर्ड वो दिखाई देते हैं। तो दे आर लॉसिंग देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, कि वो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज लॉस कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। दे फेस थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज, इंटरनल अंदर वाला होता है तो एक्सटर्नल बाहरी हो गया, कि एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं, कुछ बल है, कुछ दबाव है, कुछ सैन्य दल हैं, उनकी कुछ थ्रेट उनको सामना करनी पड़ रही है। दे आर अनेबल टू अडॉप्ट, अडेप्ट है ये, अडॉप्ट होना चाहिए, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं अपना पा रहे हैं, ऐसी कोई बात पैसेज में नहीं हुई थी, है ना। तो लास्ट वन और पढ़ लेते हैं, पता नहीं इनमें से कौन सा क्या बने। दे आर स्ट्रगलिंग टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड कल्चर। निश्चित रूप से साथियों आपको पता है ये बात कहीं आई थी कि हाँ अभी जो उनका स्ट्रगल चल रहा है वो इस बात को लेकर के चल रहा है कि दे आर स्ट्रगलिंग टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड कल्चर। एक जनरल रिव्यू के अंदर आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा आप देख लीजिए, और यदि निकल रहा है तो बस यही स्ट्रेटेजी है आपकी पैसेज अटेंड करने की। हम तीसरे सवाल पर हैं और अभी तक हमें वापसी दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ी है पैसेज में। देखिए, व्हाट डू साइंटिस्ट्स वार्न अबाउट, साइंटिस्ट किस बारे में वार्न कर रहे हैं? कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉसिंग पार्ट ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट। देखते हैं। इट विल लीड टू इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैसा शब्द तो आया था लेकिन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी सिचुएशन तक ये लेके जाएगा? अरे नहीं, यदि अमेजन रेन फॉरेस्ट का पार्ट हमने खोया तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी या कम होगी? ये तो कम होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां तो इंक्रीज वैसे ही गलत है, जनरल कॉन्सेप्ट में भी गलत है। इट विल इंप्रूव ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, क्या इसको इंप्रूव करेगी? सवाल को समझने की कोशिश करना, यहां क्या घुमाव देना चाह रहा है? ये कह रहा है इट विल इंप्रूव, नहीं इंप्रूव जैसे तो कोई बात नहीं थी। इट विल हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स, अरे ये वो शब्द आ गया भाई, देखो वो वाला जो यूं बड़ा बड़ा सा लग रहा था अपने को, पक्का मैं यदि इसको होता मैं आगे पढ़ता ही नहीं।
क्योंकि मेरे को वो शब्द दिख गया और वैसी सी बात आई, इट विल हैव कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, है ना। लेकिन मैं यदि होता तो ये कर देता, का मतलब ये नहीं है कि यही सही होगा। हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। अब एक बार तसल्ली से पढ़ ले, इट विल हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स, ये कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट डालेगा ऑन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, बिल्कुल ठीक बात है, यही तो बात आई थी वहां। इट विल एनहेंस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज, ऐसे ऐसे तो कोई शब्द ही दिखाई नहीं दिए जहां हम उलझे हों, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज जैसी बात। सो द राइट आंसर इज सी। देखो भले ही हमें बहुत सारा वोकेब का पोर्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि इतना सा नहीं आ रहा है तो हमें इतना आ रहा है, जो आ रहा है उसके आधार पर हमें कंक्लूजन तैयार कर लें कि पैसेज कैसे होगा। पैसेज गलत नहीं जाएगा भाइयों आपका। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डज द वर्ड माइरियाड मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अब इस पैसेज के कंटेक्स्ट के अंदर जो ये वर्ड है माइरियाड, ये किस तरीके के शब्द के लिए काम में लिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखो माइरियाड शब्द जहां आया था वहां अपन इन शब्दों को अर्थ लेकर के देखते हैं कि फ्यू न के बराबर, न्यूमरस बहुत ज्यादा, अनक्यू अनक्यू करना, है ना, और रेयर बहुत ही दुर्लभ। देखो रेयर, रेयर और फ्यू न के बराबर, ये दोनों तो अपने आप में सेम अर्थ दे रहे हैं। मैं यहां बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, मैं पहले बात कर रहा हूं कि आपको नहीं आ रहा है तो हम उसको किस किस स्ट्रेटेजी से उस सवाल के सही जवाब तक हम पहुंच सकते हैं। तो आप यहां सीधा सीधा देख पा रहे हैं क्या कि सर एक वर्ड फ्यू और दूसरा वर्ड आपका रेयर, इन दोनों का सेम सेम अर्थ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो सेम सेम अर्थ यदि है तो ये तो हो गया ही, ये तो जाहिर सी बात होगी। चलिए फिर नेक्स्ट के ऊपर आ जाइए। अब हमारे पास दो शब्द आए, न्यूमरस संख्या में बहुत ज्यादा, एंड अनक्यू करना किसी चीज को। क्यू यानी किसी चीज को कतारबद्ध करना, श्रेणीबद्ध करना, है ना, और अनक्यू करना उसको। तो इन दोनों अर्थों को हम रख करके देखते हैं अपने पैसेज के अंदर, जहां भी ये वर्ड आया था उस जगह है। आ जाइए, तो पैसेज के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, तो लेट मी कैंसल इट। ओके, एक न्यूमरस असंख्य और एक अनक्यू करना, इन दो के ऊपर हम अटक रहे हैं। तो माइरियाड वर्ड अपने ढूंढते हैं पैसेज के अंदर। ये जो वर्ड मीनिंग्स है ना, इनके लिए आपको जाना पड़ेगा एक बार फिर से पैसेज के अंदर। तो देखिए मैं सीधा अर्थ बता दूं आपको कि ये अर्थ होगा, उसके बजाय आप स्ट्रेटेजी से चलिएगा। कहां थे माइरियाड वर्ड, ढूंढो कहां आया था। ग्रेव थ्रीट्स डिफोरेस्टर, ओके ओके ओके, स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड कल्चर, साइंटिस्ट वार्न देयर लॉसिंग ऑफ द, कहां से रह गया था, towering trees from over tall from dense canopy shelters myriad species। अच्छा, ये फॉर्म करते हैं एक डेंस कैनोपी दैट शेल्टर्स, एक ऐसी डेंस कैनोपी तैयार करते हैं जो कि शेल्टर देती है, शरण देती है, आश्रय देती है, किसको, प्रजातियों को, स्पेशीज। अब देखना कैसी स्पेशीज, कैसी स्पेशीज को ये यहां पर शरण देती, माइरियाड स्पेशीज। तो एक तो था न्यूमरस बहुत ज्यादा संख्या में, तो क्या वहां बहुत ज्यादा संख्या में और प्रजातियां जो है उनको ये स्थान देती है, अर्थ सेट हो रहा है। और क्या यहां दूसरा था अनक्यू, श्रेणी से साइड में कर देना, श्रेणी से अलग निकाल देना, क्या ऐसा अर्थ दे रहा, नहीं। श्रेणी से अलग कहां निकालने वाला सीन हो रहा है, असंख्य प्रजातियों को यह जो है रेन फॉरेस्ट वो वहां शरण देता है, आश्रय देता है। तो बिल्कुल इस माइरियाड शब्द की जगह आपका जो वर्ड था कौन सा, न्यूमरस, क्या वो यहां अर्थ दे रहा है, बिल्कुल सर अर्थ दे रहा है। न्यूमरस यानी असंख्य, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर। तो ये यहां पर आपका अर्थ इस हिसाब से आपने जब सेट किया। अब वहां वो दोनों भी देख लो, फ्यू और रेयर भी यहां यदि अर्थ में इसमें रखोगे कि फ्यू स्पेशीज नए के बराबर स्पेशीज को फॉरेस्ट जो है अमेजन फॉरेस्ट स्थान देता है, नहीं। रेयर दुर्लभ प्रजातियों को खाली, अरे नहीं, दुर्लभ और स्पेशल सारी जो है वो वहां पर रहती है। तो माइरियाड का अर्थ जिस जगह सेट हो रहा है वो आप अर्थ यहां देख पा रहे हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स आते हैं सिनोनिम वाले, एंटोनिम वाले, उनका वो अर्थ आप सीधी सी, अपने को एक शब्द पूछा जाता है, चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन वाली चीजों को उस एक जगह अर्थ रख के देख लीजिएगा, आपको उसका अर्थ आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ हो गया ये आपका, फिफ्थ। Which in word in the passage is closest in meaning to
एसेंशियल। अगला सवाल ये पूछा है कि एसेंशियल के सबसे नजदीकी अर्थ वाला शब्द कौन सा है। एसेंशियल बहुत जनरल वर्ड है, आप फॉर्म भरते हैं तो मैंडेटरी फील्ड आता है, एसेंशियल आता है, इट इज एसेंशियल फॉर यू, ये आपके लिए एसेंशियल है। तो ये जो अर्थ होता है आवश्यक अर्थ के अंदर दिया जाता है। विच वर्ड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, विटाल, कंजर्वेशन, संरक्षण, एसेंशियल, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा, विटाल, एसेंशियल बहुत महत्वपूर्ण मामला के लिए भी विटाल इंपोर्टेंस, एसेंशियल, कंजर्वेशन संरक्षण, और हार्मनी समरसता बिल्कुल नहीं। इनमें से जो अर्थ है वो आपका विटाल जो अर्थ है, विटाल इंपोर्टेंस बहुत ही ज्यादा महत्व की चीज, यानी एसेंशियल, है ना, ये अर्थ इसका यहां सेट होता दिख रहा है। चलिए जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। पैसेज कंप्लीट होने के बाद आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। पहला सवाल मॉडल का है। मॉडल में आप देखिएगा, वी ब्लैंक डिस ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियम, बाध्यता बढ़ गई है तो मस्ट और मस्ट नॉट में से हमें देखना है। शुड की कोई बात नहीं है, नीड नॉट की कोई बात नहीं है। अब बात आ रही है डिस ओबे। यदि यहां होता ओबे, ये हमें ओबे करना चाहिए, पालन करनी चाहिए, तब तो था मस्ट, वी मस्ट ओबे, हमें करना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ओबे करना चाहिए। लेकिन साहब यहां आया है डिस ओबे, डिस ओबे तो नहीं करना चाहिए, तो सेंस स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ आप क्या कहेंगे, मस्ट नॉट। ओके गाइज, बड़े 7th क्वेश्चन पर। ही अर्नड गुड, वह अच्छा कमाता था, पास्ट का टाइम है, ही अर्नड गुड। व्हेन ही वाज अब्रॉड, जब वह अब्रॉड में था उस समय अच्छा कमाता था। टाइम का आइडिया लग गया कि टाइम कब का है, पास्ट का है। मूड देखेंगे, ही बाई अ हाउस एट दैट टाइम, उस समय वह एक घर खरीदने का क्या मूड है, अच्छा कमाता था तो एबिलिटी का मूड दिखाया जाएगा। लेकिन वो किसमें, पास्ट में, तो आप कैन और कैन नॉट को तो क्रॉस मार दो क्योंकि ये प्रेजेंट सेंस देते हैं। अब आप देखो कुड या कुड नॉट, जब अच्छा कमाता था तो घर खरीद सकता था या नहीं खरीद सकता था, हम कहेंगे कुड। यदि यही होता वो जब वहां रहता था तो उसके पास पैसे की कमी थी, वो अच्छा नहीं कमाता था, ऐसा कुछ सेंस होता तो हम कह देते कुड नॉट बाई। समझ गए बात को। तो यहां ये सही जवाब आ गया। मॉडल जब भी भरो दो चीज पर फोकस करना, एक टाइम, वाक्य से टाइम का अंदाजा लगा लेना, और दूसरा फिर मूड। ये दो आपने अंदाजे लगा लिए तो ये दोनों को मिला के ही आपका मॉडल का सवाल बनता है, आप सही मॉडल तक आराम से पहुंचोगे। ओके, आ जाइए अगला। इट इज योर मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स, यह आपकी मोरल ड्यूटी, आपको रिस्ट्रक्चर करने के लिए वाक्य को कहा गया था कि इट इज योर मोरल ड्यूटी। तो यदि तुम्हारी मोरल ड्यूटी है तो रिस्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, काम कौन करेगा सर, यू करेगा। जब मोरल ड्यूटी है और टाइम है प्रेजेंट का, मूड है मोरल ड्यूटी और टाइम है प्रेजेंट का, तो मोरल ड्यूटी दिखाता है शुड या ऑट टू, शुड या ऑट टू दोनों दिखाते हैं। और इनके आगे फर्स्ट फॉर्म लगा दो सीधा, और फर्स्ट फॉर्म से बचा हुआ पूरा वाक्य। ये स्ट्रक्चर देख लो जी, यू शुड या ऑट टू टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स कहां है, यू मस्ट, मस्ट मोरल ड्यूटी नहीं देता है इसलिए नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग सेंस देता है। यू कैन नहा, यू शुड टेक केयर ऑफ दीज प्लांट्स सही है, यू शुड नॉट, नॉट का कहां सेंस है, नो, सो द राइट आंसर इज सी। ओके, रिस्ट्रक्चर में भी इन बातों को ध्यान में रखना, वही दो बातें काम आएगी, एक टाइम एक मूड। 9th क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अस, यह हमारे लिए नेसेसरी है। अगेन रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा है, क्या करोगे, सब्जेक्ट बनाओ पहले। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। सब्जेक्ट कौन होगा, अब जो भी काम करेगा या नहीं करेगा वो कौन नहीं करेगा, हम, हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, तो साहब सब्जेक्ट कौन निकल गया, सर वी। नॉट नेसेसरी का मूड है प्रेजेंट के अंदर, कौन देता है सर, नीड नॉट देता है, आवश्यकता नहीं है। अब नीड नॉट के आगे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई टू नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म से वाक्य जोड़ दो, ये आपका रिस्ट्रक्चर हो गया। वी नीड नॉट अटेंड दिस मीटिंग, ढूंढ लो कहां है, मस्ट गलत, शुड नॉट गलत, डेयर नॉट गलत, ये रहा नीड नॉट अटेंड दिस। ओके, बढ़ो नेक्स्ट पे। व्हेन आई केम टू यू, प्रेपोजिशन के सवाल चालू हो जाते हैं। व्हेन आई केम टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आया, यू वर नॉट ब्लैंक होम, तुम घर पर नहीं थे। इन, घर के अंदर नहीं थे। एट, घर पर नहीं थे। ऑन, घर के ऊपर नहीं थे। इनटू, कोई प्रवेश की अवस्था। राइट आंसर होगा यहां एट। समझना किस कॉन्सेप्ट में लगता है, एट स्थान या तो लगता है एट फिक्स टाइम के लिए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ही केम हियर एट 7 o'clock,
ठीक है। ही केम हियर एट नाइट, फिक्स फ्रेज में भी लगता है एट नून, एट नाइट, ये दो फिक्स फ्रेज में भी एट लगता है, एट नून में लगता है, एट नाइट में लगता है, और एट के साथ फिक्स टाइम में लगता है एट 7 PM, फिक्स टाइम 7 बजे 8 बजे जो भी है उसके लिए लगता है। लेकिन यहाँ तो प्लेस के लिए है, तो इन तीनों को तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं साथ में कि इनमें भी लगता है। अब देखना साहब, प्लेस क्या, यदि आप किसी स्थान पर फिक्स स्पॉट की बात नहीं कर रहे हो कि यहां हो सकता है आप यहां हो सकता है आप यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, या कहीं भी हो, लेकिन आपका जो सेंटर पॉइंट है ना वो ये जगह है, ऐसे अर्थ में आप उस जगह के लिए एट का प्रयोग करते हो। प्रेपोजिशन वाले वीडियोस में आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं साथियों, एक प्रेपोजिशन का वीडियो देख करके आ जाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ हम पोजीशन समझते हुए कर रहे हैं। अब इस पोजीशन को मैं समझूं कि तुम घर पर नहीं थे का मतलब मैं कतई ये नहीं कर रहा हूं कि घर के अंदर की बात कर रहा हूं, तो घर के अंदर, घर के बाहर, घर के साइड में कहीं नहीं थे, सेंटर पॉइंट घर तुम्हारा नहीं था, तुम कहीं और थे। हमसे पूछा जाए कि पिताजी कहाँ है, सर दुकान पर हैं, तो क्या दुकान के अंदर की बात कर रहे हो आप, हो सकता है बाहर बैठे होंगे, हो सकता है पड़ोसी की दुकान पर होंगे, तो वो सेंटर पॉइंट दुकान है सर, आप तो दुकान पहुंच जाओ, वहां पिताजी मिल जाएंगे, एट शॉप। माताजी कहाँ है, घर पर है, तो हो सकता है वही बात है कि घर के बाहर, घर के अंदर, घर के पिछवाड़े में, बैक साइड में, पड़ोसियों के घर पे कहीं भी है, सेंटर पॉइंट घर आप तो पहुंच जाओ, वहां मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस अर्थ में यहां पर क्या लगा, एट होम। ओके साथियों, बढ़ते हैं 11वें सवाल के ऊपर। वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम, फिक्स फ्रेज आपको पता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम काम में लेते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। सम बर्ड्स लिव ब्लैंक दिस ट्री, देखते ही यदि आप पहले सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व कीजिएगा निश्चित रूप से। आज एक साथी जुड़े थे, कमेंट्स के जरिए हमारा बातचीत हुई, उन्होंने कहा सर मैं साथ में अटेंड कर रहा हूं और मैं लगभग 70 to 75 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 100 के मैं कर पा रहा हूं, क्या मैं अच्छे लेवल पर हूं? देखना साथियों, यहां जब आप साथ में पहले करते हो तब तो है वो एक्यूरेट आइडिया, वरना ये करते हो कि हाँ यार मैं भी ये सोच रहा था, मैं इसको सही मान लेता हूं, तो है वो एक नॉन एक्यूरेट आइडिया। तो आप उसके लिए निश्चित ये करें कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड है, या आप कहीं से भी कैसे भी प्रोवाइड कर लीजिए, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए जिसके अंदर आपके सामने पेपर हो और आप इन 2-3 दिनों बस पेपर सॉल्व करो। यहां से आप कर रहे हैं तो जैसे ही मैं साइड में इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरा चेहरा दिखाना आपको कतई मकसद नहीं है कि आप मेरे चेहरे देखो और आए वैसे कोई अपने कोई पॉपुलराइज जैसा कुछ सीन है, आई एम इनसाइड। ओके, नाउ द होल बॉडी इज बिफोर यू, पहले देखें, पोज कर लें, यहां पर अपने आंसर भरें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, तब आप इसको एक्यूरेटली कर रहे हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सम बर्ड्स लिव दिस ट्री, अब देखना पेड़ का सीन, प्रेपोजिशन का जो वीडियो देख करके आए हैं उन्हें पता है पेड़ के यहां नहीं होते हैं, बोलने में कहा जाता है कि पेड़ के ऊपर मैंने कुछ पक्षी देखे, पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी रहते हैं, तो साहब वो यहां नहीं रहते हो, या तो यहां यहां यहां, देखो बाउंड्री क्रिएट हो रही है पेड़ की, एक ब्रांच के ऊपर हो सकता है, ऑन द ब्रांच सही है, लेकिन ट्री के लिए ऑन नहीं हो सकता है, ट्री के हमेशा जो होंगे वो इन होंगे, सो राइट आंसर हियर इज इन। डाइड के साथ देखना, ही डाइड, यदि आगे बीमारी आ रही है तो ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, यदि आगे ईयर आ रहा है ही डाइड, देखना सारे एक साथ ले रहा हूं मैं, आगे आगे 1999, ओके, ईयर के लिए इन, एक याद मत करना, आगे बीमारी है तो डाई ऑफ, ठीक है, इन है। अब कोई डेट आ गई कि भाई इतनी तारीख को मरा, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1999, डे और डेट या अकेजन आ गया तो हम ऑन लगाते आ रहे हैं डे वाला, वहां तो कोई कॉन्सेप्ट ही फॉल्ट नहीं है। देखना डाइड, ब्लैंक एक्सीडेंट आ गया, तो देखो एक्सीडेंट जो है वो एक सराउंडिंग क्रिएट करता है कि उस घटना स्थल पर यहां जो केस हुआ, उस केस के अंदर उस एक्सीडेंट की घटना में वह मेरा, एक्सीडेंट के लिए डाई के साथ इन लगेगा, और यदि यहीं पर वह आ गया कि वह डाइड ब्लैंक सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड का मतलब सेल्फ अटेम्प्ट्स के द्वारा वह मरा, अपने ही हाथों से वह मरा, अपने ही हाथों के द्वारा उसको खुद को मार दिया गया, तो ऐसे के अंदर प्रयोग किया जाएगा बाई का। तो डाई के साथ जो वेल नोन पूछा जाने वाला होता है वो कैंसर होता है, या कोई भी बीमारी आ गई, तो इसके लिए तो साहब लगेगा ऑफ, लेकिन अदर भी ध्यान रखना, ऐसा भी घुमा सकता है कोई सन की बैठा मेरे जैसा कि डाई ऑफ, डाई ऑफ, डाई ऑफ, जिन्होंने अच्छे से रट रखा है उनका भी गलत करवाते हैं, चलो सुसाइड देते हैं, तो ध्यान रखना, एक्सीडेंट देते हैं, ध्यान रखना सभी का। इन प्रश्नों को डिस्कस करने का एक ही टारगेट है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पर बात करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हिज फादर इज ब्लैंक एसपी, बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट घुमाए जा सकते हैं सभी पे बात करेंगे, देखिएगा। हिज फादर इज ब्लैंक एसपी, उसके पिता जो है एसपी हैं। साहब कहाँ के हैं, कोई क्लियर है? नहीं क्लियर है। राजस्थान में हर जिले के अंदर एक एसपी है, तो कोई से एक वो भी है। तो यहां जो है किसी पोस्ट की बात नहीं हो रही, किसी पर्सन की बात हो रही है कि ये कोई एक एसपी है, कहीं के हैं, क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर नहीं होता है वहां साथियों आप क्या काम में लेते हो? सर वहां हम काम में लेते हैं क्या, जस्ट अ मिनट, अपना वो क्लियर हो गया। व्हाट इज दिस वन इज दिस, ओके। वहां हम काम लेते हैं ए और एन। एसपी के लिए जब हमने इसको बोला एसपी, पहला साउंड ए आ ई एन लगा दिया, क्लियर। क्या इसके साथ कुछ और लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। आप यहां ये लगा दीजिए कि उसके पिताजी हैं एसपी ऑफ चूरू, एसपी ऑफ चित्तौड़गढ़, एसपी ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। अब ये स्पेसिफिक हो गया कि कहां के एसपी हैं, ये स्पेसिफिक हो गया। तो अब आप पोस्ट की बात कर रहे हो, साहब द लगेगा, द एसपी ऑफ चूरू, क्लियर। ओके सर, बढ़ते हैं देन यहां से आगे। क्वेश्चन नंबर 15। ओ ये हो गया हो गया हो गया, ओके 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 ओके, आ जाइए। यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंडक्टेड इन 7 स्टेप्स। आ जाइए, क्या कहा जा रहा है कि राजस्थान का यूनिफिकेशन जो है, देखिए एक बहुत जनरल सी बात ध्यान में रखिएगा कि ऑफ फ्रेज के साथ जब भी कोई आगे कोई फ्रेज जुड़ेगा ना ऑफ के साथ, तो वो इस वर्ड को स्पेसिफिक कर देता है, और स्पेसिफिक करते ही आर्टिकल द आ जाता है। कैसे? द कलर्स ऑफ रेनबो, द कलर्स किसके? ऑफ रेनबो, रेनबो वाले कलर्स की ही बात हो रही है, स्पेसिफिक हो गया। द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज, ये दिस ऑफ दिस विलेज जो है वो क्लियर कर गया कि इस गांव के लोगों की ही बात हो रही है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो, आगे आप जो भी वाक्य बना रहे हैं, ये फ्रेज देखो आप, ये फ्रेज इस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, और यदि ये स्पेसिफिक बनता है तो आर्टिकल द लगता है। सेम वही बात हो रही है कि राजस्थान का एकीकरण द लग गया। क्वेश्चन नंबर 16। वन डे वी विल स्पेंड, एक दिन हम बिताएंगे, इवनिंग इन द ताज, द ताज एक फेमस होटल ताज है वहां पर, है ना, मुंबई के अंदर द ताज होटल है। तो एक दिन हम कोई एक शाम बिताएंगे, एन इवनिंग, एक शाम, कोई सी एक शाम, कोई सी स्पेसिफिक नहीं है कौन सी एक, बहुत सामने आती है, कोई सी एक हम भी वहां बिताएंगे। और इस कोई सी एक में नाउन सिंगुलर होना चाहिए है, स्टार्टिंग साउंड ए आ ई होना चाहिए। इवनिंग, इंग्लिश का लेटर ई नहीं, इसको बोलने में जो साउंड आ रहा है इवनिंग, फर्स्ट साउंड ई, एन लग गया। क्वेश्चन नंबर 17। हॉल, साथियों हॉल से पहले आर्टिकल द लगता है, बोथ से पहले आर्टिकल द लगता है, ऑल के आगे आर्टिकल द लगता है, ध्यान रखना, ऑल द, ठीक है, द हॉल, ठीक है। ओनली से पहले द लगता है, द ओनली स्टूडेंट, द ओनली स्टूडेंट, तो ध्यान में रखना हॉल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग, लगा दो जो भी द है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, आ जाइए। दिस इज द ओनली गिफ्ट, ये लो, ये तो सर अभी क्लियर कर दिया, लेकिन आप देखना ये सवाल वो नहीं है। ओनली गिफ्ट के साथ हमने कहा द लगता है, वो तो लगा हुआ पड़ा है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भरवा ले तो ध्यान रखना, यदि आगे वाले वाक्य में इसे हु देना हो, विच देना हो, हुम देना हो, विच देना हो, ऑब्जेक्ट के अर्थ में ये दोनों, निर्जीव चीज के लिए और पर्सन के लिए, और सब्जेक्ट के अर्थ में ये दोनों, तो यदि वो नाउन अपने साथ ओनली ले लेता है, नथिंग ले लेता है, सेम ले लेता है, ठीक है, आप ये कहें कि ऑल ले लेता है, AWL ऑल ले लेता है, तो अब वो इन सभी को रिप्लेस करते हुए हम लेंगे आर्टिकल, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक है। लेकिन यदि आगे वाले वाक्य में कोई नाउन आ जाए और हमें इसके साथ इस नाउन का संबंध दिखाना हो जिसका के अर्थ में, जिसका के अर्थ में लगता है हुज, तो ध्यान रखना हुज को दैट रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां देखो अगले वक्त, आई कैन एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या, गिफ्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जा रहा है, विच आना चाहिए था, तो विच को यहां दैट इसलिए रिप्लेस कर जाएगा कि इसके साथ ओनली आ रहा है। सो हियर द राइट आंसर इज दैट। सर हुज वाला क्लियर नहीं हुआ है, इतना सा बोलने में, थोड़ा वाक्य हो जाए तो मजा आ जाए। आ जाओ देखना,
दिस इज द ओनली गिफ्ट, वापस मैं सेम वाक्य लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं दिस इज द ओनली गिफ्ट, यह एकमात्र गिफ्ट है। देखना, ब्लैंक वैल्यू इज मोर देन 5,000 रुपीज। अब देखना इसका, यहां बात हो रही कि यह एकमात्र गिफ्ट है। अब इस वैल्यू का संबंध जोड़ने के लिए हमें जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में कि जिसकी वैल्यू, और जिसकी वैल्यू के लिए हम लगाते हैं हुज। तो साहब अब ये आपका इफेक्टिव नहीं रहा ओनली, क्योंकि ओनली यदि हुज लगना रहे तो उसको रिप्लेस नहीं करता है। तो ध्यान रखना, हुज खाली पर्सन के लिए नहीं आता है, पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, अगले नाउन से संबंध बनाने के अर्थ में चाहे कोई भी हो, एक ही लगता है हुज। और इस हुज को रिप्लेस करने की ताकत दैट में नहीं है। अदरवाइज दैट के 5 रूल आपने देखे हुए हैं रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेशन के अंदर। तो वो 5 बातें जहां दिखाई दे जाए वहां इन सभी को रिप्लेस कर सकता है दैट। 5 बातों के साथ ध्यान में रखना, उनमें से एक है ओनली, बिल्कुल सेट हो गई। ठीक है, चलिए जी। वंस आई सा ए मैन, एक बार मैंने एक आदमी देखा। कौन आदमी? जिसका लेफ्ट हैंड, वही अर्थ जुड़ रहा है, जिसका लेफ्ट हैंड और जिसका के लिए अभी आप बात करके आए हो साथी, एक ही लगेगा। क्या? हुज, हुज, हुज। सो राइट आंसर इज हुज लेफ्ट हैंड। कैन यू टेक मी टू अ प्लेस, क्या आप मुझे एक स्थान पे लेके चल सकते हैं? कौन सा स्थान? देखो, स्थान को स्थान के रूप में यदि लिया जाए तो हम वेयर काम में लेते हैं। ऐसा स्थान जहां देर इज पीस एंड पीस ओनली, खाली शांति ही शांति हो। तो यहां उस स्थान को अगले वाले वाक्य में जहां के अर्थ में यानी प्लेस के अर्थ में काम में लिया जा रहा है। प्लेस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आपका होता है वेयर। ओके, चलिए सर, क्या यहां वेयर के अलावा कुछ और आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं इसी वाक्य को वापस लिख रहा हूं, देखना। कैन यू टेक मी टू अ प्लेस, आगे वाला खालिस्तान है। गिव्स अस ओनली पीस एंड पीस, ऐसा सा वाक्य आ गया, पीस एंड पीस। ओके, सब इस जगह, इस स्थान को, अब देखो वर्ब आ रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह खाली है, प्लेस के रूप में काम में नहीं लिया जा रहा है। कि जहां देता है ना, इस स्थान को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है और किसी भी प्लेस को सब्जेक्ट की जगह आप लेके जा रहे हो, इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो, एक थिंग मान रहे हो, एक वस्तु मान रहे हो कि जो देता है। और वस्तु बनाने के लिए आप विच काम में लिखते हो साहब, इसमें अभी विच का प्रयोग होगा। ओके, विच गिव्स अस ओनली पीस। क्या कुछ और लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। इस प्लेस के साथ लगा दो ओनली। ठीक है, ओनली लगा दिया, ओनली वेयर को भी रिप्लेस नहीं करेगा, ओनली खाली इतनों को रिप्लेस करेगा, ध्यान रखना। इसके साथ लगा दो ओनली और अब विच भरवा लो। तो कैन यू टेक मी टू द ओनली प्लेस, अब एनी लगेगा ओनली लगते ही, आप अभी आर्टिकल दे में देख के आए हो। द ओनली प्लेस ब्लैंक गिव्स अस ओनली पीस, वह एकमात्र स्थान जो केवल शांति देता हो। यदि इस सेंस में अब लग गया, अब विच को रिप्लेस कौन कर देगा साथियों? इस ओनली की वजह से दैट। तो एक ही के साथ 2-3 लग सकते हैं। किस अर्थ में आपसे भरवाया जा रहा है, आप उस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा, तब आपका कतई गलत नहीं होगा। चलिए जी, लिसन टू, सुनिए। दिमाग में तुरंत सवाल उठेगा, सर लिसन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है टू। लिसन टू, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। लिसन टू हिम, उससे सुनो, गौर से सुनो उसको, है ना। तो टू इसके साथ फिक्स लगता है, मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूं। प्रीपोजिशन में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना लिसन के साथ टू। अब देखो, लिसन टू के अंदर हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या सुने, दिमाग सवाल करता है कि क्या सुने, कुछ दिया हुआ ही नहीं है। यदि यहां दे देता द लेक्चर, अब आपके पास नाउन आ गया, तब तो उसके लिए आप विच लगाते, क्या लगाते आगे वाले, क्योंकि नाउन है आपके पास। लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, सुनो क्या, जो भी वह कहता है, वो लेक्चर है, उपदेश है कि सजेशन है कि रोड़ेबेद है कि जो भी है ना, डांट फटकार क्या है क्या नहीं है, जो भी है वो सुनो। तो यहां जब नाउन नहीं होता है तो क्या के सेंस की पूर्ति करने के लिए हम लगाते हैं व्हाट। ओके, 22 यस्टरडे ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, ये ऑफ वाला फ्रेज यहां देता है में से, मेरे स्टूडेंट्स में से। अब ये कितने हैं, इस बात की पुष्टि करेगी वर्ब, क्योंकि ये वर्ब जो है स्टूडेंट्स के लिए नहीं आ रही है, इसके लिए नहीं आ रही है, ये आ रही है इस सब्जेक्ट के लिए कि मेरे स्टूडेंट्स में से एक यदि होता, मान लो वन, कोई भी एक वचन, तो यहां वर नहीं आता, हो जाता। और यहां वर आ रहा है का मतलब ये हो गया कि साहब प्लूरल वर्ब है।
इसका मतलब यहां आने वाला सब्जेक्ट भी क्या होगा साथियों, प्लूरल होगा। ढूंढो प्लूरल कौन कौन सा है। वन गलत, मेनी ए सिंगुलर फॉर्म के लिए काम में लेते हैं, नए के बराबर फ्यू हो सकता है और सम। देखो बट आई टुक माई क्लास, अब यहां ये दोनों हो सकते हैं प्लूरल के लिए, ये भी लगता है ये भी लगता है। फ्यू कहता है कि नए के बराबर आए, सम कहता है कुछ एक आए। सम का मतलब वही है जो एफ यू का मतलब होता है, यहां एफ यू भी ऑप्शन में हो सकता था, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं कतई, ये आपको पता है। ओके अब अगला वाक्य देखो, बट आई टुक माई क्लास, लेकिन मैंने अपनी क्लास ली। बताओ स्टूडेंट्स, नए के बराबर आए कि कुछ आए? साहब कुछ आए तभी तो क्लास ली। द राइट आंसर इज बी। ओके आ जाओ जी। देर आर फ्लावर्स प्लूरल, डिटरमिनर भरने का एक ही तरीका है, नाउन की पहचान कर लो। तो देर आर फ्लावर्स इन अ गार्डन, एक गार्डन में फ्लावर्स होते हैं। यार गार्डन जब बोल दिया तो गार्डन में तो फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारों का सेंस देगा। बहुत सारों का सेंस देखते ही मैंने देखते ही मत कर देना भाई, फ्लावर्स है। यदि यहां सिंगुलर में होता फ्लावर तो बहुत सारों का अर्थ देता मेनी है, लेकिन यहां तो फ्लावर्स प्लूरल में है, तो कुछ तो हो ही नहीं सकता भाई। क्या कह रहा है अगला? गार्डन है भाई, गार्डन में तो सम का तो काम ही नहीं, और यदि सम नहीं है तो आपको पता है एफ यू भी नहीं है, ये दोनों तो सेम सेंस में होते हैं। अब बच गया आपका मेनी ए होता है सिंगुलर के लिए, यदि यहां ओनली फ्लावर शब्द लिखा रहता, पुष्पा यानी फ्लावर समझे क्या, वो वाला फ्लावर सिंगुलर होता तो बहुत सारों का अर्थ मैनी देता यदि ये होता तो, लेकिन यहां तो फ्लावर्स है तो मैनी अकेला डिटरमिनर जो है, जो प्लूरल नाउन लेता है, ले रहा है अर्थ बहुत सारों का देना है, मैनी। इजी। डिटरमिनर्स के अंदर भी वही बात है कि आप नाउन की पहचान कर लेना, डिटरमिनर तक आप पहुंच जाओगे कि हाँ सर कौन सा लगेगा। देर इज हार्डली, भाई ये जो सवाल है ना आएगा एग्जाम में, पता नहीं क्यों यूं लग रहा है। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, याद रखना, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, स्केर्सली, बेयरली और सेल्डम। बेयरली और सेल्डम। इसके अलावा भी कोई है क्या जो नेगेटिव अर्थ देता है? आपका फ्यू और लिटिल, ये भी तो नेगेटिव अर्थ देता है, ऑलरेडी वाक्य के अंदर ये आ रहे हों। तो ये रूल क्या है? ये रूल है कि साहब यदि वाक्य में नॉट दिख जाए तो नॉट दिख जाए तो एनी का सेंस देता है। क्या और भी देता है साहब? नॉट के साथ तो दूसरा मैनी और मच भी देता है, मैनी और मच भी देता है। तो यहां आप ये कह सकते हो जी कि मैनी और मच भी देता है। यहां आप ये कह सकते हो कि इस जगह आपको नॉट दिखते ही एनी या मैनी मच, एनी कहता है बिल्कुल नहीं, मैनी मच कहता है तो सही लेकिन ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो ज्यादातर इसका जो प्रयोग होगा वो आपको देखने को जो मिलेगा नॉट के साथ एनी। लेकिन क्या कोई वर्ड ऐसे हैं जो नॉट की पूर्ति कर रहे हो, जो दिखते नॉट जैसे नहीं हो? ये रहे साहब, ये सारे शब्द इनमें दिखता नॉट नहीं है, लेकिन ये आगे इसका मतलब अर्थ न के बराबर ही होगा, और न के बराबर ही होगा तो नॉट वाला वही एनी यहां आएगा। द राइट आंसर हियर इज एनी। क्लियर? कॉइन्स यू गैव मी, यदि किसी भी नाउन के आगे कोई फ्रेज जोड़ दिया, कोई क्लोज जोड़ दिया, तो वो नाउन स्पेसिफिक हो गया। साहब दे वाला आएगा, अकेला दे लगा दो, ऑल दे लगा दो, दे फ्यू लगा दो, कॉइन्स है तो दे फ्यू। मात्रा वाला होता तो दे लिटिल लग जाता। यदि कोई क्लोज जुड़ के उसकी विशेषता बता रहा है, स्पेसिफिक बना दिया, ये ठीक आर्टिकल दे वाला वो रूल है जो आपने यदि देखा है आर्टिकल दे तो हमने एक बात की थी कि वो काले कोट वाला आदमी, द मैन इन ब्लैक कोट, द मैन हु इज वियरिंग अ ब्लैक कोट, इन ब्लैक कोट सीधा बोला, एक फ्रेज ने उस आदमी की विशेषता बता दी। हु इज वियरिंग अ ब्लैक कोट, यदि पूरा क्लोज जोड़ा, पूरा सेंटेंस जोड़ा, तो ये पूरा सेंटेंस इसकी विशेषता बता रहा है, तो दे का तो बनेगा ही बनेगा। अब आपके गिवन जो ऑप्शंस होंगे उनमें दे का आपको एक ही देखने को मिलेगा, सारा नहीं मिलेगा, तो एक ही देखने को मिल रहा है, लगा दो। क्लियर? दो, सी इज वेरी क्लेवर, यद्यपि वह बहुत ही क्लेवर है। डिटरमिनर से हम हट गए हैं, कंजंक्शन की बारी आ गई है। दो का जोड़ा आपको याद होगा, दो के साथ यट लगता है, ढूंढ लो कहां। दिखने में बट भी लगता है कि यद्यपि वह बहुत क्लेवर है, तो जिनको जोड़े का ध्यान में नहीं है वो हर कहीं जोड़ा मिला देंगे। तो भाई ध्यान रखना, जोड़ा हर कहीं नहीं मिलाना है, जोड़ियां वही अच्छी लगती हैं जो भगवान के घर से बन के आती है, वो तो वहां तो वो वाली जोड़ियां, तो ये दो यट है ना भगवान के घर से बनकर आया हुआ है, इसको बीच में तोड़ मरोड़ मत देना। तो दो यट, दो यट, दो यट की यद्यपि और देन यट। क्या ऑल्दो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऑल्दो यहां होता तो यहां कोमा होती, यट का जोड़ा साथ नहीं होता। यट कहेगा कि भाई तू ऑल्दो, तू दिख दो जैसा रहा है लेकिन तू दो नहीं है,
उसके जैसा है तो ये चला जाएगा और खाली कोमा वहां लगती है। ये उसके प्रयोग की बात है। आपने पर्सनल कंजंक्शन के खूब सारे टेस्ट देके रखे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको आइडिया होगा। चलिए बढ़े यहां से आगे। 26 27 फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लगभग 10 तक वाले सवाल जो 41 तक आते हैं वहां तक का सॉल्व करेंगे। ही गेव मी स्पेशल इन्विटेशन, उसने मुझे एक विशेष इन्विटेशन दिया है कि भाई तेरे को तो आना ही है, और इसलिए स्पेशल इन्विटेशन दिया है, इसलिए अब क्या होगा, अब तो जाना पड़ेगा सर, अब नहीं रुक सकते हैं। तो यहां का जो सेंस होगा वो किसका होगा, इसलिए का होगा। तो हम यहां कहेंगे इसलिए। तो इसलिए का सेंस कौन देगा, देख लो, सो भी देगा, और नहीं देगा, एंड नहीं देगा। ओके, यू विल नॉट गेट सक्सेस, आप सक्सेस प्राप्त नहीं करोगे, आप सक्सेस प्राप्त नहीं करोगे। कब, अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि यहां होता यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, कि यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो, तब तो यहां आता इफ, कि इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तो तुम सक्सेस प्राप्त नहीं करोगे। लेकिन साहब ये कह रहे यू वर्क हार्ड है। अब इफ लगा दिया तो देखना कितना अनर्थ हो जाएगा कि यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस प्राप्त नहीं करोगे। क्यों भाई, गड़बड़ बात है। तो इफ प्लस नॉट दोनों का अकेलों का सेंस देता है अनलेस। ओके, दिस टी इज सो हॉट, ये टी इतनी गर्म है भाई कि मैं तो नहीं पी सकता हूं। सो दैट का प्रयोग कैन नॉट का सेंस देता है। इसको टू टू में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा हुआ है। टू टू अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, तो जब टू टू जोड़ेंगे, सो दैट हटाएंगे, यहां टू जोड़ देंगे, यहां टू जोड़ेंगे, टू के आगे सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, सेम प्रोनाउन है टी के लिए, वो हट जाएगा, अलग से बचा आई, इसको प्रेपोजिशन फोर के साथ मी बना देंगे कि मेरे लिए चाय गर्म है। सर इतना नहीं पल्ले पड़े तो नहीं पल्ले पड़े तो आप टू टू का प्रयोग खाली इतना सा समझ लो, नेगेटिव होता है, ये तो हटेगा ही हटेगा। तो देखो जी, दिस टी इज टू हॉट टू टेक, लग रहा है कि हो तो सकता है, लेकिन अब इतनी सी पहचान कर लेते हैं, भले ही मुझे पूरा रूल नहीं आ रहा है कि साहब इस वाले आई का क्या। ये कह रहा है मैं नहीं पी सकता हूं, ये वाक्य कह रहा है ये चाय तो टू हॉट है टू टेक, पीने के लिए। ये वाक्य कह रहा है कोई नहीं पी सकता, ये वाक्य कह रहा है खाली मैं नहीं पी सकता हूं। तो ये पूरा सेंस यहां अप्लाई नहीं होता है, इसमें इस आई का कोई इलाज किया हुआ दिखाई नहीं दिया है, इसलिए गलत हो गया। दिस टी इज टू हॉट, दैट और टू एक साथ, इसको तो यूं ही गलत कर दोगे। दिस टी इज टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए। पढ़ोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मेरे लिए और टू के साथ फर्स्ट हूं, लग तो रहा है, अर्थ भी से। दिस टी इज वेरी, बिल्कुल नहीं, वेरी के साथ टू का कोई रोल ही नहीं है, तो टू टू का रोल होता है। तो आप देख रहे हैं कि भले ही आपको पूर्णतया इस टू टू का रोल नहीं भी पता है, हालांकि आपने डिस्कस किया कि सो दैट हटता है, टू टू जुड़ता है, टू टू के आगे सीधी फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है, बीच में अलग कोई सब्जेक्ट हो जाता है, उसको फोर के साथ ऑब्जेक्ट बना दो। यदि यहाँ सी होता तो फॉर हर, यू होता तो फॉर यू, वी होता तो फॉर अस ऑब्जेक्ट बना दो उसका, ठीक है, और सेम प्रोनाउन हटा दो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि नहीं भी है तो आप इस आइडिया से चलोगे, सही ऑप्शन तक पहुंच पाओगे। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं यहां से आगे। 29 तक आप आ लिए, 30 पर आ जाते हैं। शुभम इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड ही गेट्स फर्स्ट रैंक इन दिस एग्जाम, फाइंड आउट द कंजंक्शन इन द अबव सेंटेंस। बहुत इजी वाक्य है सर ये तो, क्या ढूंढना है, कंजंक्शन ढूंढना है। ओके पंडित जी जो दो को जोड़ रहे हैं, शुभम बहुत इंटेलिजेंट है और वह प्राप्त करता है फर्स्ट रैंक, सो द कंजंक्शन हियर इज एंड। ओके, शी डज हर वर्क वेरी स्लो, वह बहुत ही स्लो अपने काम को करती है। इस सवाल के ऊपर जब अपने ये मेगा टेस्ट लिया था, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट हुआ था, इसमें पूछा हाउ मेनी एडवर्ब्स आर देयर इन द अबाउ सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडवर्ब्स कितनी हैं। आप पोज करके एडवर्ब छांट के बता देना, आगे उसका सॉल्यूशन देखना। अब आप सॉल्यूशन यदि करके आए हैं पॉज करके, तो आपने यदि इसमें आंसर कहा है 1, बहुत बड़ा डिस्कस हमारा वहां चला था, तो आप कहेंगे सर देखिए शी प्रोनाउन हो गया, डज करती है वर्ब हो गई, क्या करती है अपना काम करती है, तो काम अगेन नाउन हो गया, नाउन के साथ जुड़ा हुआ हर एडजेक्टिव हो गया, किसी भी नाउन के साथ जुड़ के उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव हो गया। तो वह अपना काम करती है वेरी स्लो, स्लो विशेषता किसकी है, काम की। क्या काम स्लो है, नहीं सर। क्या सी स्लो है, सी स्लो नहीं है,
शी का काम करने की स्पीड स्लो है। तो ये करना जो वर्ब है ना, वर्ब, ये वर्ब है स्लो। तो वो वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। आपने काउंट कर लिया सर, एक एडवर्ब है। बिल्कुल नहीं साथियों, यहां दो एडवर्ब है। सर दूसरा कौन सा है? इनमें से तो कोई सा नहीं है। लेकिन वेरी विशेषता किसकी बता रहा है? स्लो की। कि स्लो कितना स्लो? वेरी स्लो, बहुत धीमा। यदि कोई वर्ड ऑलरेडी आ रही किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वो भी एडवर्ब ही होता है। तो यहां पर एक एडवर्ब ये और दूसरी एडवर्ब ये, दो एडवर्ब्स यहां है। तो एडवर्ब क्या होती हैं? वो वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए, वो वर्ड जो पहले से आ रही किसी एडवर्ब की विशेषता बताए, या वो वर्ड जो पहले से आ रहे किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए। इन सभी की विशेषता बताने वाला वर्ड एक एडवर्ब होता है। ठीक है, जो कि यहां पर दो है। क्लियर? हाउ मेनी एडवर्ब्स? आप ये हो गए आपके, दो हो गए। चलो जी बढ़ते हैं फिर यहां से आगे। 31 10 एक सवाल और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन तो देखते बता दोगे यार, स्टार्टिंग में आने वाले वो शब्द जो आगे आने वाले पूरे वाक्य का भाव बता देते हैं। यदि वाक्य को स्टार्ट हो रहा है वाव से, वाव, क्लियर हो गया, आगे वाला वाक्य मजेदार है, तो वो शब्द इंटरजेक्शन होते हैं। वाव, आ है, आ है, आ है, आहा नहीं है, एक शब्द है आहा, आहा, ये तो बता रहा है आहा, मजा आ गया, अगला वर्ड मजेदार है। वो पूरा सेंटेंस का भाव। एक कह रहा आ है, पक्का दर्द हो रहा है भाई के कहीं ना कहीं। ओ है, अरे, अल्लाह, हे भगवान, गॉड। यदि ये होता ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, और ये एक्सक्लेमेशन होता, साहब ये तो इंटरजेक्शन है। पक्का कोई पछतावा कह रहा है जब वो ओ माई गॉड, पछता रहा है यार, वो चीज भूल गया। लेकिन अकेला गॉड तो नाउन है, तो इनके अंदर जो इंटरजेक्शन नहीं है वो वर्ड हुआ गॉड। आ जाइए 33। सुनील इज नॉट टॉलर देन हरीश। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, डिग्री वाला सेशन आप देख कर के आए हो तो इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ोगे। नहीं देख के आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिग्री का सेशन आप बिल्कुल देखिएगा। एप्लीकेशन के ऊपर आपको पड़ा हुआ है, ओनली 39 मिनट्स के आसपास का एक सेशन, पूरी टाइप की डिग्री। तो ये आपकी सेकंड टाइप की डिग्री है। सेकंड टाइप की इस डिग्री के अंदर हमें करना क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट 1 नंबर, वर्ब डिग्री 3 नंबर पार्ट, और हरीश। तो साहब पहली बात तो हरीश को और इसको इंटरचेंज करना है। जब आप पॉजिटिव में लाओगे, चाहे सुपरलेटिव से चाहे कंपैरेटिव से, तो इन दोनों का स्थान इंटरचेंज, यानी हरीश शुरू में आएगा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहां से कोई लीड नहीं मिली, बढ़ो आगे। नोट नहीं होता है तो लगा देते हैं, है तो हटा देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? नोट है तो हटा देते हैं, नहीं होता है तो लगा देते हैं। चाहे आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव में दोनों में ले जाओ, चाहे उन दोनों से पॉजिटिव में लाओ। नोट है हटा दो, नहीं है लगा दो। तो यहां तो है तो नोट हटा हुआ मिलेगा, यहां आ रहा है क्रॉस मारो, और यहां आ रहा है क्रॉस मारो, दो क्रॉस हो गए। अब दो में ढूंढते हैं। चलो जी अब डिग्री चेंज करते हैं। पहला हो गया, ओके सर, इंटरचेंज हो गया, ठीक है। इज का इज हो गया, देखो इज और इज, हाँ सर। नॉट हट गया, तो सो एज तो तब लगता है, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, TALL होगा, स्पेलिंग की वजह से नहीं करना है कि TAAL हो गया सर, ये है ना। सो एज तब लगता है जब वाक्य में नोट होता, नोट तो आपने हटाया है, हटाया तो सो एज कहां से लगेगा? अब तो एज एज लगेगा। द राइट आंसर इज सी। यदि इसमें नोट नहीं होता तो आपका सही कौन सा होता? तो यहां पे नोट लगा हुआ होता, और नोट लगा हुआ होता तो सो एज लगता, तो वाक्य बनता हरीश नॉट सो टॉल एज सुनील। तब ये हो सकता था, लेकिन अभी नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से सीधा सीधा सही जवाब हो गया सी। क्लियर साथियों? 34 पर आ जाओ फटाक से। बहुत इजी सा डिग्री का वाक्य आपको दिया हुआ था कि टॉकेटिव, बातूनी, मोर टॉकेटिव, अधिक बातूनी, कंपेरेटिवली मोर टॉकेटिव देन, किसी और से अधिक बातूनी, और मोस्ट टॉकेटिव जो है वो सुपरलेटिव बन जाती है। तो यहां पर आपको सुपरलेटिव पूछी थी, ढूंढ लो कौन सी है सर। ये तो आपकी मोस्ट टॉकेटिव है, द राइट आंसर इज मोस्ट टॉकेटिव। ओके देखो जी, एनी अदर पर्सन हियर इज नॉट एज सेंसिबल एज योर सिस्टर। आपको कहा था, और यहाँ यदि स्पष्ट नहीं आप यहाँ कर रहे हो तो आप पॉज करके इसमें ढूंढोगे क्या? इसमें एरर ढूंढोगे। ये पूरा सेंटेंस डिग्री का लिखा हुआ है, इसके किसी एक पार्ट में यदि आपको एरर दिखाई दे रही है तो वो पार्ट छांटो, नहीं दिखाई दे रही है तो नो एरर करो, करके बाद में आइएगा। उत्तर डिस्कस करते हैं। एनी अदर पर्सन हियर, कि यहाँ कोई भी अन्य पर्सन इज नॉट नहीं है
ये गलती मिल गई साहब। जब नॉट होता है तो अभी अभी आपने बात करी, सो एज जो है वो लगता है, नॉट नहीं होता तो एज एज लगता। तो साहब ये ढूंढ लो, नॉट एज सेंसिबल कहाँ है, एज सेंसिबल, इस एज की जगह क्या आएगा, सो आएगा। बी इज द राइट आंसर, एरर बी के अंदर है। क्लियर। 36 पे आ जाओ। मार्क आउट द सेंटेंस ऑफ डिग्री विदाउट एनी एरर। वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई एरर नहीं हो इन सभी में से। देखते हैं। अरिहंत इज वन, अरिहंत एक है, ऑफ में से, किस में से, द फास्टेस्ट बॉलर्स, सबसे फास्ट बॉलर्स में से एक। वन ऑफ द वाले के अंदर नाउन प्लूरल आता है, क्योंकि इन प्लूरल में से एक है ये वाला, तो बिल्कुल ये वाला सही है। क्या देखते ही सही कर दें कि इसमें कोई एरर नहीं है? नहीं। दूसरा और पढ़ लो। दिस इज वन, यह एक है, ऑफ द डीपेस्ट रिवर, अभी अभी बात की थी साहब, प्लूरल आएगा, गलत। सी इज मोर और टॉलर, ना भाई, टॉलर अकेला ही लगता है, गलत। दे आर मोर हार्डवर्किंग देन ऑल अदर वर्कर्स, साहब देन तो लगता है लेकिन वो होता है THAN देन, यहां EN है, गलत। तो कईयों की क्या आदत होती है, ऑल ऑफ दीज देख के ऑल आर रॉन्ग ऑल आर राइट, ऐसे लास्ट वाला ऑप्शन देख करके वो कहते हैं हाँ यार ये दिया, इसका मतलब कुछ बात तो है। और यदि वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, इनमें से किसी एक में भी पकड़ लिया ना, तो आप इस पर तो नहीं जाओगे। कॉन्सेप्ट आप देख लेना कौन सा क्या था। तो यहां सही जवाब वास्तव में वही होगा। चलिए जी 37। इफ यू, यहां से 41 तक कुछ सवाल अब हम देख रहे हैं टेंस के, है ना। और ये सेशन हम टेंस तक ही लेके बढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम बचे हुए 80 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आ जाइए। इफ यू, साथियों ये पेपर की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक सवाल किस तरीके से घुमाया जा सकता है, इतने पीछे के भी आपको पेपर्स प्रोवाइड हैं, वो आप बिल्कुल देख करके पेपर प्लस सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, किस टाइप के कॉन्सेप्ट गलत हैं आपके इस सीरीज के अंदर। मिनी टेस्ट बहुत सारे प्रोवाइड करवाए हुए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर अराउंड 15 मिनी टेस्ट हो चुके हैं, 4 मेगा टेस्ट हो चुके हैं, 5 ऑफलाइन सेट उपलब्ध हैं, और यूट्यूब के ऊपर यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप देख रहेंगे वहाँ भी लगभग 700-800 मिनी टेस्ट हो गए हैं, और लगभग 3-4 मेगा टेस्ट हमने वहाँ सॉल्यूशन कर लिए हैं। क्योंकि टारगेट ये है कि साथियों किसी भी तरीके से करें, आप जिस लेवल से अपना वर्क करना चाह रहे हैं उस लेवल पर हम आपके साथ हैं, बस अपनी शिद्दत से करते चलिएगा। और अभी की स्ट्रेटेजी, अंतिम स्ट्रेटेजी यही है इन लास्ट के 3 दिनों में कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं सवालों के साथ गुजरो, गलत करो, जितने करने वो अभी गलत कर लो, बस गलतियां समझते चलो। हर गलती की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो आपको कुछ सिखा के जाती है, बशर्ते कि वो गलती ईमानदारी से की गई हो, बशर्ते कि वो गलती आपने अपनी पूरी समझ बेस्ट के लिए की है लेकिन फिर भी हो गई हो, है ना, तब जाके गलती आपको कुछ सिखाती है। तो अपने बेस्ट के साथ चलिएगा, निश्चित रूप से गलत करना कतई नुकसानदायक नहीं होगा। इन 3 दिनों में भर के गलती कीजिए, लेकिन गलतियों को समझ लीजिए क्या गलती हो रही है। चलिए जी, इफ यू, इफ के साथ पहली कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES वाला टेंस, तो दूसरी तरफ क्या होता है सर, विल, शैल या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। देखते हैं आ रही है कैन और टेक, तो साहब यहाँ फर्स्ट फॉर्म एस ढूंढ लो। यू प्लूरल माना जाता है, लाइक ढूंढ लो, लाइक ये रहा। सर क्या यहाँ कुछ और हो सकता था? पक्का हो सकता था साथियों, पक्का 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 हो सकता था। क्या हो सकता था वो देखना। यदि यहां होता कुड और टेक, यानी क्या कर दिया, इसका पास्ट कर दिया तो हम इसका पास्ट कर देते, तो ऐसे में इसका हो जाता V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपसे बी की भरवाई जाती तो बी की पास्ट फॉर्म वाज और वर होती है, लेकिन इफ कंडीशन में खाली एक ही लगती है वर, चाहे सब्जेक्ट एक वचन और चाहे बहुवचन हो। कब? जब दूसरी साइड में कुड फर्स्ट, वुड फर्स्ट, शुड फर्स्ट आ रहा हो, इसको पास्ट बनाया हुआ है तो आप इसको पास्ट बना दो। दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, आ जाइए तीसरा जोड़ा आप इसमें देख लो, ठीक रहेगा। तीसरा जोड़ा ये कहता है कि साहब इस तरफ वुड यानी कि पास्ट, शुड यानी कि पास्ट, कुड यानी कि पास्ट, प्लस हैव और फिर V3 लगा रहे, तो हैव यानी पास्ट प्लस हैव प्लस V3, तो इफ के साथ ऐसे में आ जाता है हैड प्लस V3। देखना इन जोड़ों में समानता क्या है। सेकंड साइड यदि ये हो पास्ट प्लस हैव यानी हैड, इधर V3 इधर V3। सेकंड साइड खाली ये हो कि ओनली पास्ट प्लस V1, तो ओनली पास्ट बनाना है, हैव हैड का पास्ट नहीं बनाना, ओनली पास्ट होगी V2। बी का पास्ट एकमात्र होती है वर, कोई पास्ट नहीं है, कैन विल सेल फर्स्ट है तो इधर फर्स्ट फॉर्म एस वाला टेंस।
3 जोड़े ध्यान रखना बस, इन 3 में से एक जोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। मैं कतई टेंस कौन सा होता है, कंडीशन का नाम क्या होता है, इन बहस वाली बातों के ऊपर आपको कतई नहीं उलझाऊंगा। 1 2 3 जोड़ा देख के रखना, निश्चित रूप से आपको इनमें से कोई सा एक जोड़ा पूछने को सामने आ सकता है, पूछने के लिए सामने दिया जा सकता है। सो जस्ट टेक केयर। 38 एंड 39 वही टेंस के सवाल है। सी, पहली बात तो साहब सिंगुलर है, ठीक है, तो यदि कोई प्लूरल वाला दिख रहा है उसको तो वैसे मिटा दो, है ही नहीं सर, ये बेस नहीं है भाई, ये हैज है यहाँ, है ना, हैज बीन है, मिसप्रिंट है यहाँ। चलिए, द मूवी बिफोर हर फादर रीच्ड, आगे V2, पहले हेड प्लस V3। ध्यान रखना आगे V2 हो तो ही पीछे हेड प्लस V3 होगा। V2 आ रहा है तो हेड V3 कर दो, सी हेड और सीन राइट आंसर। एट द टाइम वी सा हिम, जिस समय हमने उसको देखा, यहां वेन भी आ सकता है। एट द टाइम का मतलब ही वेन होता है ना, कि जब हमने उसको देखा। तो वह क्या कर रहा था, दूसरी तरफ की एक्शन, कोई ना कोई एक्शन कर रहा था वो, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। लेकिन इसी में यदि टाइम जोड़ दिया जाए, अभी तो वॉज प्लेइंग बिल्कुल सही है, ही के हिसाब से वॉज प्लेइंग पक्का सही है, पास्ट का टाइम था, ओके। जब हमने उसको देखा दूसरी तरफ वह ये काम कर रहा था, लेकिन साहब इसी टाइम में यदि ये जोड़ दिया फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, अब ये वॉज प्लेइंग हैड बीन प्लेइंग में चेंज हो जाएगा। हैड बीन प्लेइंग में कब, यदि यहां टाइम ऐड हुआ हुआ रहता तब। टाइम नहीं है तो हमारा ओनली राइट आंसर इज बी। क्लियर। चलिए साथियों, लास्ट फेज ऑफ टेंस हम डिस्कस करें, फिर शायद टेंस हाँ चेंज हो जाएंगे, यहां से आगे बाद में देखेंगे 40 to 41। चलिए देखिएगा, लुक हियर, ध्यान रखना साथियों, फर्स्ट सेंटेंस यदि इंपेरेटिव हो जाता है, इंपेरेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको कोई आदेश दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई ऑर्डर दिया जाए, डोंट के साथ आपको कोई काम करने के लिए मना किया जाए, डोंट के साथ V1 रहे, तो ये इंपेरेटिव सेंस बनते हैं। इंपेरेटिव सेंस का मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस सलाह दी जा रही है, कम हियर यहां आओ, रिक्वेस्ट कर रहे हो, गो देयर वहां जाओ, ऑर्डर हो सकता है सिट डाउन प्लीज, रिक्वेस्ट फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो पहले वाक्य के अंदर यदि फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वो प्रोग्रेसिव टेंस लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेगा, इज आर एम ING लेगा, ही के साथ इज और डूइंग लगा दिया। क्लियर। यस डन डना डन डन क्लियर। बढ़ते हैं यहां से आगे। ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ, ध्यान रखना ये सब एज इफ जैसे कि मानो, एज दो जैसे कि मानो, ठीक है। ये यदि आ जाए तो इफ की जो अभी आपने कंडीशन की बात की थी, इमेजिनरी कंडीशन 2 नंबर वाला जोड़ा जिसमें हर सब्जेक्ट के साथ वरी लगता है, तो वो इमेजिनरी एक कंडीशन होती है, इमेजिनेशन होती है, तो ये शब्द भी इमेजिनेशन बताते हैं। अब तो शब्द याद कर लेना, एज इफ एज दो दिखे तो सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है, सबके साथ वर लगेगा। तो ये बात जिसको ध्यान में नहीं हो सकता है वो वॉज कर दे कि सर एक ही के साथ तो वॉज लगता है, नहीं भाई, इस कंडीशन की वजह से यहां वर लगेगा। द राइट आंसर इज वर। ओके, यहां तक साथियों हम एक पार्ट को पूरा कर चुके हैं इस पेपर के, और इसमें हर प्रश्न पर जितनी बातें आपने की हैं उनको अप्लाई करते हुए, और पेपर के अंदर में आपको एक बहुत, आप सभी टीचर्स हैं, बच्चे तो बैठ नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो काफी समय बाद एक कंपटीशन दे रहे होंगे। तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि पेपर में आपने अब तक बहुत बार देखा है, आप खुद पेपर बनाते हैं तो आपको पता है हम स्टूडेंट को कहां कहां उलझाने की कोशिश करते हैं। जिस स्टूडेंट ने प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा हम उसको उलझा सकते हैं, तो एग्जामिनर भी हमें वहीं उलझाएगा, प्रश्न ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। लग रहा है ये होगा, वो इजी कॉन्सेप्ट पहले दिया रहेगा, उसका टिपिकल कॉन्सेप्ट बाद में होगा, ताकि पहली रीडिंग में सही करने वाले वो कि हाँ यार ये है। तो इस बात स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए आप तसल्ली से पेपर अटेंड करना। और साथियों मुख्य बात, यदि आप कोई सवाल अटेंड नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है ये नहीं होगा, तो आप उसमें 5वें नंबर का गोला काला जरूर करें। 5वें नंबर का गोला काला आपने 100 के 100 में भी किया ना, तो आपके एटलीस्ट G- मार्किंग नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने कोई सवाल खाली छोड़ दिया तो पेपर पैटर्न ये कहता है कि 10 सवाल तक की छूट है। 10 इसलिए कि बाई मिस्टेक यदि आपके छूटते हैं तो बाई मिस्टेक 10 से ज्यादा नहीं छूटेंगे, इसलिए आपको खाली 10 तक की छूट दी हुई है। तो ध्यान रखना, यदि आप किसी सवाल को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उसमें 5वें नंबर का गोला काला जरूर करें। लास्ट 5 से 10 मिनट में इस बात को देख लें, है ना। आप 10 से ज्यादा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, वरना वो माइनस में काउंट होंगे।
तो मैं तो कहता हूँ लास्ट 5 से 10 मिनट आप देख लीजिएगा, जो भी आपको नहीं बन पा रहा है उसमें रिस्क मत लीजिएगा। ये पहली बार आप इस तरह का पेपर देंगे, नई एग्जाम्स में ये तरीके अप्लाई होंगे, लेकिन हम तो पुराने एग्जाम देकर के ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं, तो हमें इस चीज में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऑफलाइन पेपर्स आप कहीं से भी अटेंड कीजिएगा, लीजिएगा। ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म भी हम बार बार बात कर चुके हैं, आपको ऐसी चीजें उपलब्ध करवाता है, आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस शेट भी उपलब्ध कराता है। यहाँ मैं अंतिम दौर में ऐसी कोई बात नहीं करते हुए खाली ये कहूंगा, कम से कम खुद का ही बना करके कर लेना, लेकिन 5वें गोले को ब्लैंक करने की आदत के साथ एक प्रैक्टिस कर लेना, रिहर्सल कर लेना। नहीं कर पाते हो तो एग्जाम हॉल में इस बात को ध्यान में रखना कि यदि ऐसा कुछ छूट रहा है तो आप 5वें गोले को ब्लैंक करें, अदरवाइज आपका माइनस काउंट हो सकता है। ओके साथियों, बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे 42 टू 80 एंड देन 81 टू 100। आपको पता है वो सीधी सीधी डिपार्टमेंटल स्कीम्स होती है, जिसको आ रहा है वो कर देगा, नहीं आ रहा वो नहीं कर पाएगा। तो डिपार्टमेंटल स्कीम्स जितने देखते हैं वो कर लीजिएगा। शेष सॉल्यूशन के साथ हम मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।